हेलो मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम जो ग्रुप है 5 देशों का ग्रुप ब्रिक्स, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये ब्रिक्स क्या है, कैसे काम करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये बनाया गया, ये सारी चीज़ें आज जो है हम देखेंगे। तो ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो एक्रोनिम है ये ब्रिक्स ब्रिक्स में बी जो है वो ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है, ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है। आर रशिया को रिप्रेजेंट करता है। आई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सी चाइना को रिप्रेजेंट करता है। एंड एस जो है साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5 देशों का समूह है और ये जो 5 देशों का समूह है इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं ब्रिक्स आज की डेट में, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि इसका आइडिया आया कहाँ से था। तो अगर मैं ब्रिक्स के आइडिया की बात करूँ, ब्रिक्स का जो आइडिया है वो कहाँ से आया था, तो अगर मैं इसकी संकल्पना या आइडिया की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, एक कंपनी थी जिसका नाम था गोल्डमैन सैच, गोल्डमैन सैच। और ये ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी, ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है, राइट, ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है। और इस कंपनी के फेमस इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री, इस कंपनी के फेमस इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल ने, जिनका नाम जिम ओ निल था, इन्होंने 2003 में एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, वन रिपोर्ट जो है, एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की, जिसका नाम जो था वो था ड्रीमिंग विथ ब्रिक्स द पाथ ऑफ 2050, ड्रीमिंग विद ब्रिक्स द पाथ टू 2050। ये इसका जो था फुल टाइटल था, फुल हेडिंग थी, ठीक है। एक रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट की थी जिसपे जो इनका फुल टाइटल था ड्रीमिंग विद ब्रिक्स द पाथ टू 2050। ये जो टाइटल था रिपोर्ट का, इस पे इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की और इस समय इन्होंने केवल 4 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात की थी। ये अगर मैं आपको बात करूं, ये जो एस दिख रहा है उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था, ये जो है स्मॉल एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल नॉर्मल जो एस है वही है आपका, राइट। तो यहाँ पर उस रिपोर्ट की फुल हेडिंग थी ड्रीमिंग विद ब्रिक्स द पाथ टू 2050, यानी कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी इकोनॉमी, यहाँ पे 4 इकोनॉमी की बात की गई थी कि दुनिया की 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, यहाँ पे जो है 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन कौन सी, ब्राज़ील, जिसमें बात की गई ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना,
इसकी बात की गई। और ये जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी जो हैं, 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है, ये विश्व की, दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, राइट। और ये जो 4 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये हमारे फ्यूचर के विश्व अर्थव्यवस्था का, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इंजन साबित होगी। इस रिपोर्ट में बोला गया कि फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमी का इंजन जो है वो साबित होंगे। ये 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो विश्व की है, ये 2050 तक जो विश्व की अर्थव्यवस्था होगी, वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, उसको आगे ले जाने में ये 4 कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करेंगे फ्यूचर में। और इवन जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि जो आपकी 4थी औद्योगिक क्रांति आएगी, उसमें इन चारों देशों का बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। यानी 2050 यानी 2050 का जो फ्यूचर है, 2003 में जो जिम ओ'नील थे, उन्होंने बोला कि जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको ग्रो करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो फ्यूचर में आएगा, 4थी औद्योगिक क्रांति जो आएगी, उसमें ये चारों देश जो है बहुत ज़्यादा योगदान करेंगे। तो जिम ओ'नील ने ये जो एक आइडिया है वो दुनिया के सामने 2003 में रखा। ये बेसिकली बोलना क्या चाहते थे कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, आप सोचिए ग्लोबल इकोनॉमी है, राइट। सपोज मैं कहूँ कि ये वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी है, तो ग्लोबल इकोनॉमी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्राज़ील एंड रशिया है, रिपोर्ट में क्या बोला गया कि ब्राज़ील और जो रशिया है वो एनर्जी सप्लाई आप कह लीजिए, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान करेंगे। और अगर इंडिया और चाइना की बात की जाए, तो फ्यूचर में जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी होगी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, MFG का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज में जो है बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो ग्लोबल इकोनॉमी में ऊर्जा की आपूर्ति, एनर्जी सप्लाई, रॉ मटेरियल कच्चा माल, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो है वो इंडिया और चाइना की ओर से जो है मिलेगा, और रॉ मटेरियल और एनर्जी सप्लाई ब्राज़ील और रशिया की तरफ से मिलेगा। तो इस तरीके से फ्यूचर में जो ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो काम करेगी और आगे बढ़ेगी। ये आइडिया जो है जिम ओ'नील ने अपने रिपोर्ट ड्रीमिंग विद ब्रिक्स, जहाँ पे ब्रिक्स में केवल साउथ अफ्रीका को शामिल नहीं किया गया था, आज की डेट में ब्रिक्स में कैपिटल एस लिखते हैं और उसमें लास्ट में साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन जो जिम ओ'नील की जो रिपोर्ट थी उसमें 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनको शामिल किया था, जिसमें आपका ब्राज़ील आ जाता है, इंडिया आ जाता है, रशिया आ जाता है एंड चाइना आ जाता है। तो जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई तो उस समय 2006 में जो है 4 कंट्रीज़ ने इन 4 कंट्रीज़ ने इनिशिएटिव लिया कि चलो हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं। 4 कंट्रीज़ ने जो है इनिशिएट किया
और उन्होंने कहा ठीक है हम अपना ग्रुप बनाते हैं और रेगुलर इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है, रेगुलर इनफॉर्मल यानी मीटिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन जो है वो हम मीटिंग्स के थ्रू जो है वो करेंगे। तो 2006 में जो है ये चारों देश इकट्ठा हुए और कहते हैं कि ठीक है हम साल भर में जो है मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। राइट, अब इस चीज़ को, ब्रिक्स को जानने से पहले आप एक चीज़ को समझिए कि क्या सरकमटेंसेस हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी आपकी कंडीशंस हैं जिसके कारण हमें ब्रिक की ज़रूरत पड़ रही है। पहले इस चीज़ को आप समझिए। अगर हम 90 के बाद बात करें, आपको पता है 90s में सोवियत यूनियन जो है वो जो है टूट गया था। ठीक है, तो अगर मैं आफ्टर 1990 विश्व की अर्थव्यवस्था जो है देखती हूँ तो देयर इज ओनली वन सुपर पावर जो है हमारे विश्व में। वो सुपर पावर कौन है? ओनली वन सुपर पावर हम किसको बोलते हैं? अमेरिका को, यानी कि यूएसए को बोलते हैं, जिसकी हर क्षेत्र में चलने लगी। ये टाइम पीरियड मैं कह सकती हूँ कि 1990 से 2010 का अगर आप देखेंगे तो जो वन सुपर पावर है अमेरिका, इसकी हर एक क्षेत्र में चलने लगी। और 1990 से लेकर 2010 को आप कहेंगे कि जो वर्ल्ड ऑर्डर रहा विश्व को जो चलाया वो वन पोलर वर्ल्ड ने चलाया। वन पोलर वर्ल्ड जो है विश्व को बोला जाता है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक ही महाशक्ति जो है वो काम कर रही थी। सोवियत यूनियन तो आपका टूट गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 90s के बाद जो है वो आपका एक ही सुपर पावर जो है अमेरिका रह गया, जो कि आपने कोरोना के टाइम पे देखा कि वहाँ पे भी हालात कितने ख़राब रहे। कोरोना के टाइम पे वो लोग जो है वन पोलर वर्ल्ड, यानी कि हमारी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व कह लीजिए, बहुत ज़्यादा डॉलर का ही जोर है और डॉलर ही चलता है और अमेरिका की ही चलती है। और इसको हम क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है हमारा 90 से लेकर 2010 तक वन पोलर वर्ल्ड जो है वो रहा। और वर्ल्ड ऑर्डर हमारा वन पोलर वर्ल्ड में जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया। कंडीशंस आप देखिए कि ब्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। राइट, तो अगर हम देखें डोमिनेंस ऑफ यूएसए, अगर हम यूएसए का डोमिनेंस देखें तो डोमिनेंस ऑफ यूएसए इन फॉलोइंग सेक्टर, इन फॉलोइंग, आप किस में यूएसए का आप डोमिनेंस देखिए किस किस फील्ड में है। मार्केट, वर्ल्ड लेवल का जो मार्केट है उसमें यूएसए का डोमिनेंस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड लेवल की जो इकोनॉमी है, राइट, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो आपकी मनी है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सचेंज मनी है, एक्सचेंज करेंसी आप बल्कि बोलिए, एक्सचेंज करेंसी है वो कौन सी है आपको अच्छे से पता है? डॉलर। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो करेंसी है वो डॉलर है। ठीक है, एमएनसीज जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है, वो अमेरिका की है। फिर आपने ब्रिटेन वुड अरेंजमेंट पढ़ लिया है। ब्रिटेन वुड अरेंजमेंट से आपको कुछ चीज़ें याद आ गई होंगी। मैंने आपको ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले जो है ऑलरेडी ब्रिटेन वुड अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ा रखा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है और आप कह लीजिए आईएमएफ है, वो आपका किस में आ जाएगा? आईएमएफ
एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो आपका किस में आ जाएगा, WBG आपका किस में आ जाएगा, ब्रिटेन वुड अरेंजमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा जो है सपोर्ट किसको करता है, ये हमेशा इसमें वोटिंग पावर आप देख चुके हैं, तो ये किसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट टू अमेरिका, राइट, ये अमेरिका को जो है सपोर्ट करता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो एनर्जी में भी जो है आपका अमेरिका का ही डोमिनेंस है। इसके बाद हम देखें मिलिट्री, तो मिलिट्री में भी अमेरिका का डोमिनेंस है। टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भी अमेरिका का क्या है, डोमिनेंस है। तो अब एक बात बताइए, ये आपकी कंडीशंस जो है वर्ल्ड लेवल की है, तो आप क्या करना चाहोगे, ये जो सुपर महाशक्ति है, वन पोलर वर्ल्ड है, वन पोलर वर्ल्ड को आपको समझ में आ रहा होगा कि वन पोलर वर्ल्ड को जो है चेंज हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए किसमें, मल्टी पोलर वर्ल्ड में, मल्टी पोलर वर्ल्ड में चेंज हो जाना चाहिए। और ये काम कौन करेगा, ये काम ब्रिक्स कर सकता है। और ये काम क्या है, ब्रिक्स कर सकता है कि वन पोलर वर्ल्ड को मल्टी पोलर वर्ल्ड में चेंज किया जाए, और जो है अमेरिका को जो है काउंटर बैलेंस किया जाए। और ये काम केवल और केवल जो है, ये काम जो है कौन कर सकता है, ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक। अगर मैं बात करूं तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स जो है वो आपका ये है कि वन पोलर वर्ल्ड को मल्टी पोलर वर्ल्ड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है ब्रिक का है, राइट। अब ये हुआ कैसे, ठीक है, ये कैसे होगा, क्या सोच रही है, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। मैंने आपको कंडीशंस बताई, ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मीटिंग्स में मैं आपको बताऊं 2009 में 2006 में पहली बात तो इकट्ठे हुए और बोला गया है, ठीक है, हम जो है मिलकर जो है कोऑर्डिनेशन करेंगे, प्रॉपर तरीके से इनफॉर्मल वे में जो है कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो 2009 में रशिया में येकेट रेनबर्ग इन रशिया, यहाँ पर मीटिंग हुई, यहाँ पर जो है समिट हुई और इस सम्मेलन में RIC, ये RIC समिट था, राइट, RIC समिट था। और यहाँ पे RIC का मतलब कौन कौन से देश मिले, रशिया, इंडिया, चाइना जो है वो मिले। RIC का मतलब रशिया, इंडिया, चाइना जो है उन्होंने 2009 में जो है समिट की, RIC समिट की, ठीक है, येकेटेरिनबर्ग में जो कि रशिया में है, और वहाँ पे उन्होंने जो है समिट की और वहाँ पे रशिया, इंडिया, चाइना जो है वो मिले। इसके बाद जो है 2010 में ब्राज़ीलिया जो कि कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, राइट, वहाँ पर इनकी जो है समिट हुई, और जिसको हम कहते हैं ब्रिक समिट, BRIC, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, यानी कि इस समिट में जो है वो ब्राज़ील भी जो है वो शामिल हो गया। जो इनकी नेक्स्ट जो है समिट हुई उसमें ब्राज़ील भी जो है शामिल हो गया। इसके बाद 2011 में, ठीक है, चीन के सान्या सिटी ऑफ चाइना काफ़ी मतलब कि फेमस सिटी है और औद्योगिक इंडस्ट्रियल उसमें काफ़ी मतलब कि मायने रखता है चाइना में। तो चाइना के सान्या सिटी में
जो है अब की बार जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, जिसमें आप कह लीजिए कि एज फॉर साउथ अफ्रीका भी जो है शामिल हो गया। यानी कि साउथ अफ्रीका कब आया है, साउथ अफ्रीका कब आया है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें साउथ अफ्रीका कब आया है, तो साउथ अफ्रीका 2011 में जो है आया है। 2010 में जो है वो ब्राज़ील जो है वो शामिल हुआ है, राइट। और उसके पहले रशिया, इंडिया और चाइना जो है मिले थे। तो इस ढंग से साउथ अफ्रीका भी जो है शामिल, उसी समय जो है साउथ अफ्रीका भी जो है इस मीटिंग में शामिल हो गया। और उसके बाद पहली बार मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे 2012 में न्यू दिल्ली इंडिया में जो है शामिल, मतलब कि आप ये सोचिए 2011 में तो साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, राइट। ऑलरेडी मेंबर नहीं था, उसी समय मेंबर बनाया गया था। तो 2012 में न्यू दिल्ली इंडिया में जो है वो ब्रिक्स के सारे देश, ब्रिक्स ऑल कंट्रीज, मतलब ऑलरेडी मेंबर बने हुए थे, ठीक है, ऑल कंट्रीज जो है वो शामिल हुए। और यहाँ पर इंडिया ने जो है एक आइडिया रखा कि क्यों ना ब्रिक्स बैंक की स्थापना की जाए, ब्रिक्स बैंक बनाया जाए। यहाँ पे इंडिया का आइडिया जो है इंडिया ने रखा, क्योंकि क्यों ना ब्रिक्स बैंक बनाया जाए। तो ये 3 मीटिंग आपको ये 4 मीटिंग आपको याद रखनी है कि सबसे पहले रशिया में जो है येकेटेरिनबर्ग में जो है समिट हुई थी, रशिया में येकेटेरिनबर्ग में समिट हुई थी, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना शामिल हुए थे। 2010 में ब्राज़ीलिया, जो कैपिटल ऑफ ब्राज़ील है, वहाँ पर जो है ब्राज़ील शामिल हो गया था और ब्रिक्स समिट हुई। और उसके बाद 2011 में नेक्स्ट ईयर जो है साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और सान्या सिटी ऑफ चाइना में जो है मीटिंग हुई। और उसके बाद जो है 2012 में न्यू दिल्ली में इंडिया में जो है वो आपका ब्रिक्स, मतलब सारे जो 5 देश थे वो एक साथ, ब्रिक्स पूरा नाम बन चुका था, एस जो है कैपिटल में आ चुका था साउथ अफ्रीका के लिए। और ब्रिक्स 5 देश जो है मेंबर के तौर पे यहाँ पर शामिल हुए। और यहीं पे इंडिया ने इसी मीटिंग में ब्रिक्स बैंक का आइडिया जो है वो दिया था। ब्रिक्स बैंक का जो आइडिया आया वो इसी मीटिंग में आया। इसके आगे की मीटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी याद रखने में, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग कैसे होती है, यही अगर आप सीक्वेंस याद कर लें तो इसके बाद जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है वो सिलसिलेवार, जो एक्रोनिम है उसके सिलसिलेवार होती हैं। मतलब कि जैसे इंडिया ने रख लिया तो उसके बाद चाइना की बारी आएगी, चाइना जो एक्रोनिम है ब्रिक्स का, चाइना ने रख लिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका की बारी आएगी, फिर वापस जो है ब्राज़ील की बारी आएगी, फिर जो है वो आपके रशिया की बारी आएगी। तो ऐसे जो है करते करते ये जो मीटिंग्स हैं वो रखी जाती हैं। तो ये 4 मीटिंग्स आपको याद रखनी है। एक बार मैं आपको विकिपीडिया में भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वो ब्रिक्स कंट्री दिख रहा है। तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है दैट इज़ ब्राज़ील, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्राज़ील है। ये आपको क्या दिख रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखिए साउथ अफ्रीका दिख रहा है। ये हमारा भारत हो गया, प्यारा भारत हमारा। और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, चाइना हो गया। और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्या है, रशिया है, राइट। तो ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो है कब ये बना इंटरनेशनल लेवल पे, और बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और ये ब्रिक बैंक जो है ये ओपन कर रखा है, ये है ब्रिक्स, ठीक है, ये है ब्रिक्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी समिट की मैं बात कर रही थी कि समिट कैसे हुई। तो अभी कभी भी आप विकिपीडिया पे जाकर अगर सर्च करेंगे तो आपको समिट जो है ये देखिए दिख जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम यही देख रहे थे कि 2009 में जो है रशिया में हुई है समिट, रशिया में हुई है समिट, राइट। और येकेटेरिनबर्ग में जो है समिट हुई है, फिर ब्राज़ीलिया में जो है समिट हुई है और इसमें ब्राज़ील भी शामिल हो गया था। उसके बाद चाइना के सान्या सिटी में जो है समिट हुई है।
उसके बाद मनमोहन सिंह के अंडर में इंडिया में न्यू दिल्ली ताजमहल होटल में जो है यहाँ पे सबमिट हुई थी। और उसके बाद इंडिया के बाद आपको क्योंकि चाइना की मीटिंग हो चुकी थी, तो इंडिया के बाद अब सारे देशों में रशिया, ब्राज़ील और चाइना, इंडिया, इसके बाद कौन सा देश बचा था? साउथ अफ्रीका। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है साउथ अफ्रीका में हुई है। और फिर देखिए सीक्वेंस वही चल रहा है जो एक्रोनिम है, ब्राज़ील, ब्रिक्स का बी ब्राज़ील, आर का आर रशिया और इंडिया। फिर देखिए नरेंद्र मोदी के टाइम पे जो है 8th मीटिंग जो है 2016 में नरेंद्र मोदी के टाइम इंडिया में जो है हुई है, राइट, यहाँ पर। इसके बाद आप देख रहे हैं इंडिया में हुई है, इसके बाद आप फिर से देख रहे हैं चाइना में हुई है, चाइना के बाद फिर साउथ अफ्रीका में हुई है, राइट। और अभी यहाँ पे जो 2019 में सबमिट हुई थी, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। जो 2019 में सबमिट हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो रशिया में जो है होनी थी आपकी 21 to 23 जुलाई 2020 में होनी थी, लेकिन ये पोस्टपोन हुई कोविड के कारण। और ये वर्चुअल मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो मीटिंग है वो 17 नवंबर 2020 को, जो रशिया की अभी तक इसके पहले जितनी भी थी फिजिकल फेस टू फेस मीटिंग हो रही थी, लेकिन ये जो है रशिया की जो है रशिया जो होस्ट कर रहा था वो वर्चुअल मीटिंग हुई है जो हमारा पेंडेमिक है इसके कारण, राइट। इसके बाद जो है इंडिया में जो है नेक्स्ट मीटिंग जो है वो इंडिया की यहाँ पे बारी है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो सबमिट का आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो पहली वाली है उसके बाद पहले की जो 5 मीटिंग है उसको छोड़ दें, तो जो एक्रोनिम है उसी के सीक्वेंस में जो है ये मीटिंग्स हुई हैं। और हर साल आप देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21, राइट, ये सारी मीटिंग जो है सीक्वेंस में जो है वो हो रही हैं, राइट। तो एक बार आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैसे इसकी मीटिंग्स जो हैं हो रही हैं, राइट। तो इसका आइडिया लग गया। तो हमने क्या बात की? हमने अभी बात की कि ब्रिक्स का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है कि वन पोलर वर्ल्ड को हम किस में कन्वर्ट कर दें, वन पोलर वर्ल्ड को जो है वो मल्टी पोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दें। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको वन पोलर वर्ल्ड को मल्टी पोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर आपको वन पोलर वर्ल्ड को मल्टी पोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कंडीशंस में कि सारा एरिया जो है, सारा एरिया किसके पास है? अमेरिका डोमिनेंस करता है इस एरिया में। तो आप क्या करोगे? कहाँ से शुरुआत करोगे, राइट? मार्केट इकोनॉमी, एमएनसी, किससे शुरुआत करोगे? तो सबसे पहले हमें अमेरिका को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना होगा, ठीक है। उसकी जो मतलब कि इनकम है, राइट, उस पे हमें जो है चाहिए कंट्रोल। तो सबसे पहले हमको कहाँ काम करना चाहिए? सबसे पहले हमको काम करना चाहिए इंटरनेशनल एक्सचेंज करेंसी, जो डॉलर में जो है, डॉलर जो पॉपुलर है, इसका हमको क्या देखना पड़ेगा? अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। हमें इसका अल्टरनेटिव जो है देखना पड़ेगा। और दूसरा जो ब्रिटेन वुड्स अरेंजमेंट है, यानी कि पूरी दुनिया को जो लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF से मिल रहा है, हमें इसका अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम इसका एक बड़ा लार्ज लेवल पे अल्टरनेटिव नहीं देखेंगे तब तक हम इस वन पोलर वर्ल्ड को जो है वो आप कह लीजिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो है वो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो ब्रिटेन वुड अरेंजमेंट है, ब्रिटेन वुड्स अरेंजमेंट यानी वर्ल्ड बैंक और IMF है, उसका हमको अल्टरनेट जो है ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा अल्टरनेट हमको क्या, किसका ढूंढना पड़ेगा? डॉलर का ढूंढना पड़ेगा, ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है, उसको हम वन पोलर वर्ल्ड से मल्टी पोलर वर्ल्ड में जो है चेंज कर पाए। इसलिए
ब्रिक्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिक्स में ब्रिक बैंक का आइडिया आया, ठीक है। किसका आइडिया आया? ब्रिक्स बैंक का जो है आइडिया आया। और ब्रिक्स बैंक को हम जो है सदर्न बैंक भी बोलते हैं, सदर्न बैंक भी जो है बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, सदर्न बैंक के अलावा इसका जो है एक और नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी इसका नाम है, राइट, जो कि बन चुका है। और अभी हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ब्रिक्स बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप सोचो कि अगर हम वर्ल्ड को, पूरा जो वर्ल्ड है उसको, आपको पता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, राइट। तो अगर इस उस पे बांट दें तो आपको पता है जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहाँ जो है वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और साउथ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध को जनरली हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के नाम से जो है वो जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस ढंग से आप देखेंगे कि जब भी हम साउथ हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है ज़्यादा है। जैसे साउथ अफ्रीका की हमने बात कर ली, ब्राज़ील की बात कर ली, हमारा जो इंडिया है और चाइना है, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। तो साउथ साउथ कॉरपोरेशन हम जनरली जो है बोलते हैं। जैसे ब्रिक्स की बात करें तो साउथ साउथ कॉरपोरेशन है, बस हाँ इसमें अगर रशिया हम बात करें तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी IMF में भी बताया था। तो इसलिए इसको जो है सदर्न बैंक, हम ब्रिक्स बैंक को सदर्न बैंक जो है बोलते हैं, राइट। अब तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साउथ साउथ कॉरपोरेशन मतलब जैसे ब्रिक्स है तो वो जो है साउथ हेमिस्फेयर का जो है एक ओवरऑल, मतलब कि हम इस ढंग से बोलते हैं, एग्जैक्ट जोग्राफिक लोकेशन पे हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स बैंक की, राइट। तो यहाँ अगर ब्रिक्स बैंक की हम बात करें तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है, जो इसके बारे में सोचा गया, ड्राफ्टिंग कह लीजिए, जो रूपरेखा जो तैयार की गई वो 2014 में जो है वो तैयार की गई। और इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट इसकी जो स्थापना हुई वो 15 जुलाई 2015 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। इनॉग्रेशन जो है वो इसका 21 जुलाई 2015 में हुआ। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका शंघाई में है। शंघाई आपको पता होगा चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप कह सकते हैं पूर्वी बंदरगाह है। आप कह सकते हैं शंघाई जो है इकोनॉमिक कैपिटल है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ आप कह सकते हैं कि चाइना है। जैसे हमारे लिए मुंबई है वैसे ही जो है इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ चाइना जो है वो है, पूर्वी बंदरगाह है चाइना का, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल जो है काम बहुत सारे चाइना के यहीं पे होते हैं, शंघाई में होते हैं। इसके अलावा जो इसकी ब्रांच है, वो ब्रांच जो है जोहान्सबर्ग में जो है इसकी ब्रांच है। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जो है इसकी ब्रांच है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, राइट, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं जो थे, राइट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो KV कामत इंडियन जो थे। ये ICICI बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ICICI बैंक के डायरेक्टर भी जो है KV कामत जी रह चुके हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो यहाँ पर जो वर्किंग पीरियड था वो 2015 से लेके 2020 तक था, राइट। और ये 7 जुलाई 2020 को जो है 7 जुलाई 2020 को KV कामत जी हट गए हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से। और जो सेकंड प्रेसिडेंट आप कह लीजिए, सेकंड
प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो है यहाँ पे, वो इस समय मार्कोस ट्रॉयजो है, मार्कोस ट्रॉयजो को बनाया गया है। मार्कोस, ये आपका 7 जुलाई 2020 को हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मार्कोस ट्रॉयजो को जो है यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट जो है, वो बनाया गया है। तो ब्रिक बैंक का ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रिक बैंक का ऑब्जेक्ट क्या है? अगर मैं ब्रिक्स बैंक का ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ब्रिक्स बैंक का ऑब्जेक्ट वही है जो हमारा किसका ऑब्जेक्ट था? ब्रिक्स का ऑब्जेक्ट था। यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड को जो है वो किसमें, वन पोलर वर्ल्ड को जो है, वन पोलर वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमें जो है डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका की भागीदारी सबसे ज़्यादा है, अमेरिका का पावर वहाँ पे चलता है। और इसके लिए जो हमारा ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक को आगे आना होगा और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी फाइनेंसिंग की व्यवस्था करनी होगी, उनको लोन देना होगा। जो उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनकी जो बेसिक प्लानिंग्स हैं, आधारभूत परियोजनाएं जो हैं, उसको लोन अवेलेबल कौन करवाएगा? ब्रिक्स बैंक अवेलेबल करवाएगा। इसके लिए यहाँ पर ब्रिक्स बैंक की ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो आपकी 100 बिलियन की रखी गई है, 100 बिलियन डॉलर की रखी गई है। और इसमें इक्वल शेयर है पांचों देशों का, और 50% जो है वो कैपिटल इशू हो चुकी है। इक्वल शेयर ऑफ अबव 5 कंट्रीज का जो है इक्वल शेयर है यहाँ पर। और वोटिंग राइट्स भी जो है बराबर है, वोटिंग राइट्स भी जो हैं वो इक्वल हैं यहाँ पर पांचों देशों के, राइट। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ब्रिक बैंक का काम क्या है। अब अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रिक की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स, क्यों ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? पहली चीज़ कि आपको मैंने ये बताया, सबसे मेन पॉइंट यही है, पहला चीज़ कि वन पोलर वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट करने की जो शक्ति है वो किस में है? ब्रिक्स में है। और इसके लिए ये चीज़ आपको पहले ही बता दी गई थी कि जो रॉ मटेरियल है, एनर्जी की सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई, राइट, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज है, ये हमें जो सर्विसेज है ये पहले ही हमें जो है जिम ओनिल ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में हमको बता दिया था कि इसके कारण जो हमारी नेक्स्ट औद्योगिक क्रांति होगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 4th होगा, वहाँ पर जो है इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है रोल जो ब्रिक्स है वो अदा कर सकता है। आप अगर यहाँ पर देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यू डायरेक्शन, जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी को न्यू डायरेक्शन कौन देगा? न्यू डायरेक्शन ब्रिक्स जो है वो जो है दे सकता है। अगर ये पांचों देश साथ में आ जाते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी को न्यू डायरेक्शन जो है वो मिलेगा, नए तरीके से काम करने का एक रास्ता मिलेगा इन 21st सेंचुरी। और आप खुद ही देख चुके हैं कि कोरोना के टाइम में अमेरिका की कितनी आफत हुई थी, ठीक है। और 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैंने बता ही दिया आपको, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने बात करी थी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में ब्रिक्स की भूमिका जो है, इम्प्लीमेंटेशन जब इसको एक्चुअल में इसको रोल में आएगा, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब एक्चुअल में होगा, जिसमें कैपिटल की बजाय जो आपकी प्रतिभा है, पूंजी की बजाय प्रतिभा का जो है इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। वो आपको पता है हमारा चाइना और इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है,
और जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा उसमें नॉलेज काम आएगी, ह्यूमन रिसोर्स काम आएगा, जो कि हमारा कौन देगा, ब्रिक्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो आज की डेट के प्रेजेंट ग्लोबल चैलेंजेस हैं, कुछ आपके प्रेजेंट ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिसको जो है ब्रिक्स जो है उनके सामने उन चुनौतियों को, उन चैलेंजेस को फेस कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका आ गया ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि कोरोना, ठीक है। इसमें अमेरिका जो है मैनेज करने में फेल रहा था, ये सब आप देख चुके हैं। इसके बाद आया ग्लोबल टेररिज्म, ये भी एक आज की डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये भी हमारे लिए आज की डेट में बहुत बड़ा जो है ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज जो है बना हुआ है। तो कैसे इन पे काम किया जाए, इससे ब्रिक जो है इन चुनौतियों का बहुत अच्छे से मिलकर जो है सामना कर सकता है। तो लगातार कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, बैलेंस्ड डेवलपमेंट और हर एक डायरेक्शन में डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत है, ब्रिक की ज़रूरत है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्रिक्स के पांच जो देश हैं, ब्रिक्स के जो 5 देश हैं, 5 कंट्रीज हैं, ये आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के 4 जो बड़े महाद्वीप हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पूरे वर्ल्ड के 4 महाद्वीप हैं उनको 4 महाद्वीप को ब्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। जबकि पूरे वर्ल्ड में आपके 5 महाद्वीप हैं, लेकिन उन 5 महाद्वीपों में 4 महाद्वीप को जो है ब्रिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है। और आप इसमें अगर देखिए तो साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका से आपका क्या आ गया, ब्राज़ील आ गया। साउथ अमेरिका से आपका ब्राज़ील आ गया। 4 जो हमारे महाद्वीप हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका से आ गया, राइट। इसके बाद जो रशिया है वो आपका यूरोप से आ गया, यूरोप से आपका रशिया है, राइट। यूरोप से आपका रशिया है। एशिया से आपका भारत और चाइना आ गया, इंडिया एंड चाइना, ये आपका एशिया से आ गया, राइट। और अगर हम बात करें अफ्रीका से, तो अफ्रीका से आपका साउथ अफ्रीका जो है वो आ गया। तो आप देख रहे हैं जो ब्रिक्स है वो हमारे पूरे विश्व के 4 बड़े महाद्वीपों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में और बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो IBSA याद करिए, हमने इसको पढ़ा हुआ है। G20 में IBSA का नाम हमने पढ़ा था। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, राइट। और एक आपका हो गया ब्रिक्स और एक आपका हो गया SCO आपके कोर्स में नहीं था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो रशिया के कहने पे चाइना जो है इंडिया को अगर SCO में यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO में अगर शामिल कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर जो है शामिल कर लेता क्या है, SCO में भारत भी जो है आ चुका है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि यहाँ पर जो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का ये जो ग्रुप बना हुआ है इसमें चाइना भी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही चाइना इन्वॉल्व हुआ तो शायद इसका नाम जो है वो चीप्सा हो जाए, राइट। और इसको हम चीप्सा पढ़े, राइट। तो इसके कंपैरिजन में, खैर अगर हम बात करें इस ग्रुप के कंपैरिजन में जो ज़्यादा पावरफुल पड़ता है वो ब्रिक्स पड़ता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो समिट्स हैं उसके बारे में भी बात कर लें। ब्रिक्स की समिट्स जो हैं उनके बारे में बात कर लें। तो ब्रिक्स की समिट्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रिक्स का जो 11th समिट जो थी वो 2019 में
ब्राज़ीलिया में हुई थी, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हुई थी। और यहाँ पर जो थे ब्राज़ील के प्रधानमंत्री जो थे वो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना भाषण जो है वो दिया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 12th समिट जो है वो 2020 में अभी आपने देखा था, रशिया को होस्ट करनी थी, ठीक है। लेकिन वर्चुअल हुई है पेंडेमिक के कारण और डिले हो गई थी। इसको 17 नवंबर में किया गया था। यहाँ पे इंडिया ने जो है अपना स्टैंड रखा था। सारे जो भी 5 देश आते हैं वो अलग अलग चीज़ों पे अपना स्टैंड रखते हैं। तो इस 12th समिट में इंडिया का जो स्टैंड था वो किन बातों पे था मैं आपको बता दूं। वो टेररिज्म पे था। टेररिज्म पे जो है इंडिया ने अपना स्टैंड रखा था। फिर कोविड-19 पे इंडिया ने जो है बात की थी। और इसके बाद आत्मनिर्भर भारत पे भी जो है इंडिया ने अपना स्टैंड जो है वो रखा था इस मीटिंग में। और 13 मीटिंग आपको अच्छे से पता है, 13 समिट जो होनी है जो कि 2021 में होगी, उसको इंडिया जो है होस्ट करेगा, राइट। तो ये आपकी जो मीटिंग्स थी उसके बारे में मैंने, समिट्स थी उनके बारे में आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। थैंक यू।